गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 11 शुरू किया था जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। उसके अंदर हमने कल सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया था कि मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन फ्रीली ट्रेड इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, कैन फ्रीली फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी जगह है जहाँ जो एक बायर और सेलर है बिना किसी के प्रेशर के अपने माल को बेच सकते हैं और उनके लिए अपने अकॉर्डिंगली क्या है प्राइस भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, जिसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस सेशन के समराइज करने के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हमने 4 मार्केट पढ़ी थी, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल मार्केट कौन सी थी? जो आपके एक विलेज तक रेस्ट्रिक्ट थी। रीजनल जो एक टाउन एक सिटी तक थी। नेशनल जो विद इन द होल कंट्री थी। और इंटरनेशनल जो आपके आउटसाइड द कंट्री भी मार्केट आपकी रन हो रही थी। सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के बेसिस पे हमारी क्या थी? जनरल मार्केट जहां हर तरीके का सामान मिलता है। स्पेसिफिक मार्केट जहां एक स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर ही डील होती है। एंड सेल्स थ्रू सैंपल्स जहां पे जो है सेल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के थ्रू सेल जो होती थी उसे करते थे। उसके बाद हमने क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या था? आप जो है अपनी कौन सी कॉस्ट को आप अपने सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ डिमांड को चेंज कर सकते थे। शॉर्ट पीरियड में क्या था? अकॉर्डिंग टू डिमांड आप कर सकते थे। लॉन्ग पीरियड में आप चेंज कर सकते थे सप्लाई को भी और डिमांड को भी, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टाइम पीरियड आपको मिलता था। और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या था? आप अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, इनोवेशन के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट डिमांड और सप्लाई को जिस तरीके से चाहे चेंज कर सकते थे। ये तो हमारा प्रीवियस सेशन था। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन किस तरीके के मार्केट होते हैं। एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी हम करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हैज़ बीन शोन। मैंने आपको बता दिया है कितने तरीके से होता है। एक तो परफेक्ट होता है, एक मोनोपोली होता है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पे क्या है काफ़ी बड़ी संख्या में बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट इज प्रेजेंट विद बोथ बायर्स एंड सेलर्स। बायर और सेलर दोनों को जो है आपके मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होती है। इट इज़ द रीज़न दैट देयर एग्जिस्ट फ्री एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। और यही रीज़न है कि उन्हें मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से वहाँ पे जो कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन रहता है। अ यूनिफॉर्म प्राइस इज प्रेवलेंट इन द होल मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक जैसा प्राइस ही रहता है। दिस इज़ एन इमेजनरी कॉन्सेप्ट। और जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ इसे इमेजिन कर सकते हैं। देखिए फॉर्म ऑफ मार्केट ये आपको दे रखा है। परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म्स क्या रहती हैं? वेरी लार्ज रहती हैं। कमोडिटी का नेचर क्या रहता है? होमोजीनियस रहता है, सेम तरीके का रहता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म क्या रहती है? हमेशा इन्फिनिटी रहती, इनफाइनाइट रहती है आपकी। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सिंगल। तो वहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स भी क्या रहेंगी? एक ही रहेंगी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है? आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट आपके मोनोपोली फर्म का अवेलेबल नहीं होगा। और इसमें आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है? वेरी लेस रहती है, मतलब एक से भी कम रहती है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? जिसके अंदर आपके जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स काम करती है और प्रोडक्ट भी क्या होते हैं आपके अलग अलग नेचर के होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी क्या रहती है? हाई रहती है। इसके बाद ओलिगोपोली क्या होती है? जिसमें कुछ एक फर्म्स होती हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मतलब सेम नेचर के भी हो सकते हैं और अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? किंग शेप रहती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब अगर सेम प्रोडक्ट है तो लेस देन 1 रहेगी और अगर अलग अलग प्रोडक्ट है तो ग्रेटर देन 1 रहेगी। देन ये आपका
फॉर्म ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से डिसाइड होती है उसके बारे में था। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो हमारे रियल चैप्टर का नेम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वो होता क्या है, देखिए मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इट इज़ अ मार्केट वेयर इज देयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। देखिए एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको मिलते हैं और वो एक सेम तरीके के प्रोडक्ट में डील करते हैं और उसका जो प्राइस है वो इंडस्ट्री पहले से ही डिसाइड करके रखती है। देयर इज़ वन प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट, एक ही प्राइस है जो आपके पूरे मार्केट में रन करता है। ऑल द फर्म सेल द प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच फर्म इज नेग्लिजिबल। देखिए क्या है यहाँ पे, कोई भी एक सिंगल फर्म अपने अकॉर्डिंग उस मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी फर्म का इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर यहाँ रहता है। रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ आपके अवेलेबल होते हैं और अगर एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी सारे लोग बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस है वो आपकी इंडस्ट्री है ऑलरेडी फिक्स करके उसको रखती है। और जो परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है ये आपकी एक इमेजिनरी सिचुएशन ही रहती है क्योंकि ऐसा कोई भी बायर या सेलर नहीं है जो आपके एक ही प्राइस पे क्या है सामान को बेचता रहे और अपना प्रॉफिट बीच में अर्न ना करे। देखिए अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी सिचुएशन कब आती है, जब आपके हर एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक हो। दिस इंटेल्स दैट फर्स्ट द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट आउटपुट ऑफ एनी वन सेलर इज अ नेग्लिजिबल स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। इसका रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे तो जो सप्लाई है आपकी वो बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए किसी एक पर्सन के प्रोडक्ट देने या ना देने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंडली दैट बायर्स आर ऑल अलाइक in respect of their choice between rival sellers, so the market is perfect। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो डिमांड है ना वो हर किसी की क्या है, सेम है, तो इस वजह से मार्केट क्या रहेगा आपका यहाँ पे हमेशा परफेक्ट रहेगा। अ फर्म कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो फर्म है उसको जो इंडस्ट्री ने आपका प्राइस डिसाइड किया उसी पे अपने सामान को बेचना होता है। फर्म कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस, एक फर्म खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकती। इट मीन्स द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक और हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, जो डिमांड कर्व होगा वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस का क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज दैट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दे हैव कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल इन ऑल द मार्केट्स। इस सभी एक्सप्लेनेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, नंबर फर्स्ट वहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स क्या रहेंगे आपके हमेशा लार्ज रहेंगे, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, होमोजेनियस नेचर का रहेगा। इसके अलावा जो कंपटीशन होगा वो कट थ्रोट कंपटीशन होगा, मतलब राइवल कंपटीशन होगा, तुम नहीं तो मैं सही, ये वाला। और जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी। देखिए टेबल के थ्रू देखते हैं हम, शेड्यूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे बता रखा है। प्राइस जो है कमोडिटी का 10 है तो डिमांड क्या है कमोडिटी की 100 है और सप्लाई ऑफ एक्स यूनिट क्या है आपकी 20 है। अगर प्राइस 20 है, डिमांड 80 है और सप्लाई क्या है 40 है। अगर आपकी डिमांड प्राइस 30 हम रख दें तो डिमांड भी 60 की हो रही है और सप्लाई भी 60 की हो रही है। इसके अलावा 40 रख दें तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ये है। अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फर्म इज नॉन एज इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। ये मैं आपको बता देती हूँ, इंडस्ट्री किसे कहते हैं मार्केट में, जब आपके फर्म्स जो मिलकर के ग्रुप बनाती है, आपके जो फर्म्स हैं मिलकर के ग्रुप बनाती है उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द फर्म्स। दिस फर्म्स आर कॉल्ड प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। इन फर्म्स को क्या कहते हैं कि एक प्राइस टेकर है और क्वांटिटी को एडजस्ट वहाँ कर रही है। अब एक बार इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको परफेक्ट इलास्टिसिटी कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ दिख रहा है, एट ₹30 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी डिमांड और जो सप्लाई है वो क्या है, सेम है। ठीक है, देखिए अब इन फिगर्स को देखिए,
It is clear from figure 11.4 that by demand and supply of industries prices are determined. ये आपने देख लिया कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. This price have to be accepted by the firm. On this price, firm have liberty to sell any quantity of its desire. इस प्राइस तक क्या है, फर्म के पास बिल्कुल छूट होती है कि वो अपनी इच्छा से अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है. और ये जो बी डायग्राम है इसमें देखिए आपका जो AR है वो MR के इक्वल है, मतलब जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के क्या है, इक्वल है. रीजन क्या है, आपका जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के. इस वजह से देखिए इस डायग्राम में क्या है, आपका OP जो है प्राइस है और OQ और OQ1 क्या है, आपकी यूनिट ऑफ कमोडिटी है. फर्म जो है क्या कर सकती है, OP प्राइस पे OQ यूनिट को सेल कर सकती है, जहाँ से उसे एवरेज रेवेन्यू मिलेगा. और अगर फर्म चाहे तो OP प्राइस पे ही क्या है, OQ1 मतलब आपकी जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा क्वांटिटी को भी सेल कर सकती है, जिससे उसे मार्जिनल रेवेन्यू होगा. बट OQ1 से आगे वो वहाँ OQ1 क्वांटिटी को वो ये नहीं है कि अपनी तरफ से कोई नया प्राइस OP1 प्राइस ले ले और उस पर सेल कर दे. ठीक है, जो इंडस्ट्री ने प्राइस आपका डिटरमाइन किया है उसी बेसिस पे फर्म को जो है अपने प्रोडक्ट को जितना चाहे उतना वो वहाँ सेल कर सकते हैं. और यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहेगा. रीज़न क्या है, आपका प्राइस हर सिचुएशन में क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा. ओके, देखिए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं परफेक्ट कंपटीशन के. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. यहाँ पे जो है बायर्स और सेलर्स जो है बहुत लार्ज नंबर में अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से जो है आपकी हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एक इंडिविजुअल सेलर का क्या कंट्रीब्यूशन है कंप्लीट आउटपुट प्रोडक्शन में. इस वजह से देखिए there are so many buyers and sellers that no individual buyer or seller can influence the price of commodity in the market. It implies that individual output of every seller is a negligible fraction of total output, so none of them is capable of influencing the market price. रीज़न यही है कि एक इंडिविजुअल का जो हम इजीली फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है. इस वजह से कोई भी जो है उसको नहीं कर सकता इन्फ्लुएंस प्राइस को. आफ्टर दैट होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, सेम नेचर का रहेगा, सेम उसका कलर होगा, सेम वेट होगा, सेम डिज़ाइन होगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है डिमांड की वो क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी. रीज़न क्यों, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे कोई नियर बाय सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है. आफ्टर दैट फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स, आप जब चाहे उसमें एंट्री कर सकते हैं, जब चाहे वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री होते हैं. देखिए द इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. इन द लॉन्ग रन द फर्म earn only normal profit. In the long run, perfect competition. In short run, firms may earn abnormal profit or loss also. That is the reason that new firms are attracted to enter the industry and some firm exit from the industry. Therefore, due to freedom of entry and exit of the firm, each firm earn only normal profit in the long run. देखिए किस वजह से एग्जिट करती है फर्म, क्योंकि उन्हें शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है. बट जो न्यू फर्म्स होती है जो अभी अभी एस्टेब्लिश हुई है वो इसमें एंट्री करना क्यों चाहती है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है. मतलब आप क्या है अपनी कॉस्ट को भी निकाल पा रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी वहाँ से अर्न कर पा रहे हैं. इस वजह से नई फर्म जो है यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन. परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मतलब है, वो हमेशा अपने लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, हम उन्हें जब चाहे जिस तरीके से चाहे यूज़ कर सकते हैं. द फैक्टर ऑफ प्रिडिक्शन कैन मूव ईजिली फ्रॉम वन फर्म टू अनदर. वर्कर्स कैन मूव बिटवीन जॉब्स एंड बिटवीन प्लेसेस. जो वर्कर हैं आपके वो भी मूव कर सकते हैं. इट मीन्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू सेम अनदर इंडस्ट्री विच गिव देम मोर रेम्यूनरेशन. ठीक है, इस तरीके से क्या है जो फैक्टर है वो मोबाइल कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एक फर्म से दूसरी फर्म में जहाँ उसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है. बट नेचर कैसा होना चाहिए फर्म का, बिल्कुल सेम होना चाहिए. फैक्टर्स में शिफ्ट टू अदर फर्म्स इफ फेयर वेजेस वर नॉट पेड. जो फैक्टर्स हैं वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाते हैं अगर उन्हें फेयर वेज ना मिले तो. आफ्टर दैट परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर. देखिए जो इस तरीके के कंपटीशन में वर्क करते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में कि क्या प्राइस है, किस तरीके की कमोडिटी है.
बायर्स किस तरीके के हैं, सेलर्स किस तरीके के हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें यहाँ पे होती है। आफ्टर दैट 6 पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। In a perfect competitive market, all firms are assumed to have equal competitive power. Hence, the element of transport difference is ruled out by assuming zero transport cost. If there is difference of transport cost, the competitive strength of two firms supplying identical goods will not be the same इन इकोनॉमिक सेंस। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसको बिल्कुल जीरो माना जाता है। रीज़न क्या है, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में दो फर्म के डिफरेंस होगा तो वो जो दोनों फर्म है सेम लेवल पे कंपटीशन नहीं कर सकती। इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को क्या किया जाता है, हमेशा इग्नोर किया जाता है। नंबर 7th पॉइंट, प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। Firms are price taker and quantity adjuster. Firm may sell any amount of quantity by accepting the price determined by the industry. यहाँ पे क्या करती है फर्म, जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया है उसको अज्यूम करती है, उसको टेक कर लेती है और अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट करती रहती है कि किस तरीके से जो है उन्हें सेल या परचेज करनी है। आफ्टर दैट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मार्केट में रहता है, राइवल कॉम्पिटिशन रहता है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज प्रेजेंट इन दिस मार्केट। दिस इज ड्यू टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट अमंग द सेलर। सेलर के बीच में जो है यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है। दस परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये। आफ्टर गोइंग थ्रू द characteristics of perfect competition, we do not find these conditions in real life. अगर हम इन सभी कंडीशंस की बात करें तो क्या हम ऐसे कंडीशन अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं? क्या आप एक ऐसे मार्केट में जाएं जहां सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, क्या आप लगातार उसी चीज़ को परचेज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्या जो प्रोड्यूसर है कभी भी अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जीरो रख सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती है। डन। इसलिए जो ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है ये हमेशा ये एक आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट रहता है, आप सिर्फ उसे सोच सकते हैं, रियल लाइफ में ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता। These conditions are ideal conditions. In real life, we find a deviation in this condition. That is the reason that imperfect competition rules the market. और यही रीज़न है क्योंकि आइडियल जो कंडीशंस होती है वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकती, और यही एक रीज़न है किस चीज़ का, कि जो मार्केट है उसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन आपका रूल करता है। हमेशा कैसा कंपटीशन रहता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन रहता है। जो बायर एंड सेलर जो सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या है, अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं और कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। आज के लिए अब हम अपना सेशन यही वाइंड अप करेंगे क्योंकि चैप्टर भी फिनिश हो गया है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।